हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है और हमारी ऑनगोइंग सीरीज है रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज और ये है टेस्ट नंबर 10। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 to 9 कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं। नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, तो वहां पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 10 की। और पहला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव, दैट इज गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहां पे बिफोर आई रीड द क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दैट बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडियन स्कल्पचर के। तो उनमें से 3 मेजर स्कूल हैं। कौन कौन से? एक तो है गांधार स्कूल, दूसरा है आपका मथुरा एंड तीसरा है आपका अमरावती। ये 3 मेजर स्कूल्स हैं इंडिया में जो मूर्तियां बनती हैं उनके स्टाइल्स हैं। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इसके स्टेटमेंट। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीको रोमन ट्रेडिशन। इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय सतवाहना रूलर्स। क्या इसको संरक्षण मिला था सतवाहना रूलर से? थर्ड, योगी पोस्चर ऑफ बुद्धा वाज अ प्रोमिनेंट स्कल्पचर ऑफ द स्कूल। बुद्धा को योगिक मुद्रा में दिखाया जाना इसका एक एम मेन स्कल्पचर था। ये आपके स्टेटमेंट है, गांधार स्कूल से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। आप पॉज करिए वीडियो को एंड कम बैक फॉर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। सो यहां पे इसका आंसर है सी, दैट इज 1 and 3। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। बट बिफोर आई एक्सप्लेन थिंग्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्कल्पचर जो गांधार स्कूल से बिलोंग करता था वो ऐसा कुछ दिखता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बुद्धा को आपका योगिक मुद्रा में बिठाया गया है आपके सारे स्कल्पचर्स में, और यहाँ पे ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है क्योंकि जो गांधार आर्ट है उसमें आपको ग्रीको रोमन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जो गांधार एक लोकेशन है अफगानिस्तान में, और ये नेचुरल था कि जो लोग वेस्ट से आते थे वो सारे के सारे अपना इन्फ्लुएंस डालते थे इस जगह पे, चाहे वो पर्शियन हो, ग्रीक हो, रोमन हो, कुशान्स हो, शाकाज हो या कोई भी हो। तो यहाँ पे गांधार आर्ट आपको याद करना है मेनली आपका ग्रीको रोमन का इन्फ्लुएंस था और बुद्धिस्ट की इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है क्योंकि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो आपका फर्स्ट सेंचुरी एडी में डेवलप करता है, और यहां पे आपका कुशान जो वंश था, जो डायनेस्टी थी, उसके जो मेजर रूलर थे कनिष्क, उनका इन्फ्लुएंस था ना कि सतवाहनास का। प्लीज रिमेंबर दिस। कुशान ने आपका पेट्रोनेज प्रोवाइड किया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को। इनके टाइम पीरियड के अंदर आपका इसका मेजर डेवलपमेंट हुआ था। स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है ये? क्योंकि यहां पे जो शाकाज और कुशान्स थे ये दोनों गांधार स्कूल को सपोर्ट कर रहे थे, और यहां पे आपका बुद्धा की इमेजेस स्कल्पचर बनाए जाते हैं और बुद्धा को आपका योगी की मुद्रा में बिठाया हुआ दिखाया जाता है। साथ ही साथ उनके जो हेयर्स हैं वो वेवी हैं और बहुत ही कम ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने होते हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं आपके गांधार स्कूल के। आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं योगिक मुद्रा, उनके जो हेयर हैं वो आपके वेवी हैं, और यहां पे अगर आप उनके ईयर देखें तो यहां पे उनको कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनाई गई है। So that is your Gandhar School of Art. So that was question number 1. Question number 2, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये एक तरफ आपका ऑथर का नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ उनके वर्क या उन्होंने कोई बुक लिखी उसका नाम लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। सचिन सन्याल, बंदी जीवन, प्रफुल्ल चाकी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, जवाहरलाल नेहरू, ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ए, दैट इज सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट पेयर है वो आपका राइट या करेक्टली मैच्ड है।
ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आपके इनकरेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। देखिए, सचिंद्र नाथ सन्याल बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं आपके, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यहां पे सचिंद्र नाथ सन्याल जो कि आपके फाउंडर हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA, तो इन्होंने आपका प्रोटेस्ट किया तो आपका ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, और इनको काकोरी ट्रेन रॉबरी में आपका गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको आपका सजा सुनाई गई थी, लाइफ सेंटेंस। और कहां पे इन्होंने सजा काटी? सेलुलर जेल के अंदर। और साथ ही साथ वहीं पे इन्होंने अपनी बुक लिखी बंदी जीवन, और जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। कहां से उन्होंने स्टार्ट किया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी ट्रेन रॉबरी में आपका ये गिरफ्तार होते हैं, इनको सेलुलर जेल भेजा जाता है अंडमान में, और वहीं पे ये बुक लिखते हैं बंदी जीवन अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी। सो दैट इज वाई जो आपका पेयर 1 है वो सही है। पेयर 2 है वो गलत है, क्योंकि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये जो आपका टेक्स्ट है ये आपका लिखा था भगवती चंद्र वोहरा ने। प्लीज रिमेंबर दिस, भगवती चंद्र वोहरा ने लिखा था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, और भगवती चरण वोहरा ही आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड भी थे। लेकिन अगर प्रफुल्ल चकी की बात की जाए तो वो युगांतर ग्रुप जो आपका बंगाल में था उनके साथ इन्वॉल्व थे, और उन्होंने कहां इन्वॉल्व हुए? वो मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हुए थे खुदीराम बोस के साथ। तो इसीलिए प्रफुल्ल चाकी ने बुक या टेक्स्ट नहीं लिखा फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। किसने लिखा? भगवती चंद्र वोहरा ने। थर्ड इज गलत, इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑन द पाथ टू लिबरेशन was written by भगत सिंह, not by जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट। और भगत सिंह ने आपका एक और आर्टिकल लिखा वेरी फेमस, व्हाई आई एम एन एथीस्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टाइम मिले प्लीज इसको आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही डीप इंटेलेक्चुअल साइड देखने को मिलता है आपका भगत सिंह जी का। सो दिस वाज स्टेटमेंट नंबर 2, फैक्चुअल क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग was or were the consequences of the acceptance of the policy of subsidiary alliance by Indian state। तो ब्रिटिशर की एक पॉलिसी था सब्सिडरी अलायंस। तो आपका यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई स्टेट सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ते थे उस स्टेट के ऊपर। तो ये है आपका क्वेश्चन। आपके स्टेटमेंट है, Indian state lost its right of maintaining diplomatic relations with other states। अगर सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेते तो क्या वो स्टेट अपना राइट खो देती थी दूसरी स्टेट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का? दूसरा स्टेटमेंट, डिटियोरेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट अंडर सब्सिडरी अलायंस, उसकी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता था। थर्ड, डिसबैंडमेंट ऑफ स्टेट्स आर्मी एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्टेट की आर्मी थी वो आपका बंद हो जाती थी, उसको फ्री कर दिया जाता था, और जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता था। तो क्या ये तीनों या इनमें से कोई भी कॉन्सिक्वेंस है सब्सिडरी अलायंस का? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। डी, यस, तीनों के तीनों आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि अगर किसी स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया है तो सबसे पहला जो असर पड़ता था वो था उसके रिलेशन विद द नेबर्स। अब वो ना तो किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन कर सकता है, ना ही किसी फॉरेन एक्सपर्ट को एम्प्लॉय कर सकता है, और अगर इसको नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन या एनिमी वाले रिलेशंस मेंटेन रखने हैं तो इसको सबसे पहले ब्रिटिश से आज्ञा लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट था कि उसके डिप्लोमेटिक राइट्स या रिलेशंस आपके खत्म हो जाते थे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। द सिस्टम टेंडेड टू ब्रिंग अबाउट इंटरनल डिकेड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। आप जब सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं कोई भी स्टेट, तो आपको ब्रिटिश को उनकी आर्मी लेने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा देना पड़ता था। अब राजा अपनी जेब से पैसा तो नहीं देगा, वो क्या करेगा? अपनी प्रजा से पैसे लेगा। तो सारा का सारा बर्डन आपका पीपल ऑफ द स्टेट पे पड़ता था,
जिसके उनके हालात पहले ही खराब थे और भी हालात खराब हो जाते थे, तो यहां पे इकोनॉमी पे भी असर पड़ता था। थर्ड स्टेटमेंट है सब्सिडरी अलायंस का जो मेजर चीज था कि ब्रिटिश आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे और आपको अपनी आर्मी आपको डिसबैंड करनी पड़ेगी। जब आप अपनी आर्मी को डिसबैंड कर देंगे तो जो लोग उसमें एम्प्लॉयड थे ऑब्वियसली उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा और दे विल बी अनएम्प्लॉयड। दैट इज वाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। So that is why this subsidiary alliance was kind of a very dangerous move by the Britishers. Next question, factual question, straightforward question है, but फिर से कांग्रेस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which of the following sessions of Congress was the first to be presided by a European? वो कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें सबसे पहले आपके किसी यूरोपियन ने प्रेसिडेंट का रोल निभाया था? तो ये आपका क्वेश्चन है। मद्रास सेशन 1887, इलाहाबाद सेशन 1888, कैलकाटा सेशन 1890, बनारस सेशन 1905। ये आपके ऑप्शंस हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं, आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। तो यहां पे इसका सही जवाब है बी, इलाहाबाद सेशन 1888। इलाहाबाद सेशन वो सेशन था जिसमें जॉर्ज ह्यूल नाम के एक मर्चेंट, स्कॉटिश मर्चेंट ने आपका प्रेसिडेंट का रोल निभाया था और वो कांग्रेस के फोर्थ प्रेसिडेंट थे, लेकिन फर्स्ट नॉन इंडियन और यूरोपियन टू होल्ड दैट ऑफिस। प्लीज प्लीज, कांग्रेस के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस भी हैं। आपको पता होना चाहिए हु वाज द फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम एंड सो हु वाज द फर्स्ट वुमेन। ये सब आपको पता होना चाहिए कांग्रेस सेशन के बारे में। तो यहां पे जॉर्ज ह्यूल पहले यूरोपियन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले, और सेशन था आपका इलाहाबाद 1888 का। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू मुगल रूलर फारूक सियार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फारूक सियार आपके मुगल बादशाह, उनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। ही केम टू पावर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। He defeated and executed the Sikh leader बंदा बहादुर। क्या उन्होंने आपका एग्जीक्यूट किया सिख लीडर बंदा बहादुर को? थर्ड, he granted the golden फरमान to East India Company for duty free trading rights in Bengal। क्या फारूक सियार ने आपका गोल्डन फरमान जारी किया था जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे बंगाल में? ये आपके स्टेटमेंट्स हैं फारूक सियार से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है डी, दैट इज तीनों चीजें रिलेटेड हैं फारूक सियार के साथ। स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए सही है, फारूक सियार जो मुगल एम्परर हैं 1713 से 1719 के बीच में, वो बने थे जहंदर शाह के मर्डर के बाद आपका एम्परर। तो जब मर्डर होता है तो सैयद ब्रदर ने आपका हेल्प किया था फारूक सियार को एम्परर बनने में। और यहां पे आप सबको पता होगा सैयद ब्रदर को आपका हिस्ट्री में किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर्स, बहुत सारे बादशाह इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस से बनवाए थे और उनमें से एक थे फारूक सियार। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है क्योंकि फारूक सियार आपका सिखों के साथ लड़ते हैं और उन्होंने एग्जीक्यूट किया बंदा बहादुर को 1760 में, और इसके चलते उन्होंने लोहागढ़ का जो फोर्ट था उस पर कब्जा किया था। स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है क्योंकि फारूक सियार जब आपका 1717 में ट्रेडिंग राइट्स देते हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनके पास आते हैं, वो इनसे दरखास्त करते हैं कि हमें ट्रेडिंग राइट्स दे दीजिए, हम ट्रेड कर सकें। तो यहां पे फारूक सियार फरमान जारी करते हैं और उस फरमान को, उस राइट को देने को आपका गोल्डन फरमान बोला जाता है। और उसके बाद की हिस्ट्री सबको पता है, ट्रेडर्स आए थे, रूलर्स बन जाते हैं और आपका हमें गुलाम बनाते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। तो वो कब हुआ था? जब आपका ये फरमान दिया गया था। So that was the Farooq Siyar question. Next question, which among the following were the reasons for the restrictions on Indian immigration into Canada? इनमें से कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका इंडिया से जो लोग जा रहे थे कनाडा, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और जिसके चलते हमारी हिस्ट्री में एक इंसिडेंस हुआ, कोमागाता मारू इंसिडेंस। कोमागाता मारू इज द नेम ऑफ द शिप जो आपका इंडियंस को कनाडा लेके जा रहा था।
तो वो इंसिडेंस हुआ था। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि कनाडा वालों ने इंडियंस को एंट्री देने से मना कर दिया था। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कनाडा के लोगों ने आपका इमिग्रेट करने से मना क्यों किया था। स्टेटमेंट नंबर 1, resentment of Native American laborers against Indian laborers who offered competition, apprehension of British officials that familiarity of Indians with whites was not good for British prestige, कि वहां के जो लोग अगर भारतीय कांटेक्ट में आएंगे आपके whites के साथ, उनका रहना जो खाना पीना है देखेंगे, उनके आइडियाज से इन्फ्लुएंस होंगे, तो वो उससे डर गए थे। British were apprehensive that Indians would come under influence of socialist ideas. ब्रिटेन इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, तो वो हमेशा से डरता था कि सोशलिस्ट के जो आइडिया हैं वो इंडिया तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो लेकिन उनको ये डर था कि अगर बाहर लोग गए और उन्होंने सोशलिस्ट आइडियाज के बारे में सुना, तो जब वो वापस इंडिया जाएंगे तो आपका उससे इन्फ्लुएंस होंगे। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण कनाडा में इमिग्रेशन को रोका गया था। तो यहां पे आंसर है डी, तीनों कारण बिल्कुल सही हैं। पहला इसलिए सही है क्योंकि आपका जो वहां के लेबर थे, अमेरिकन लेबरर्स थे, तो वो आपके डर गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बाहर से लेबर आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और फिर आपको जो कम दाम में काम करने को तैयार हो जाएगा वो आपका फिर उसको काम मिल जाएगा। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए उन्होंने अपना दबाव डाला अपने पॉलिटिशियन पे कि आप इसको रोको। तो ये कारण सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी बिल्कुल सही है कि अगर इंडियंस वाइट्स के फेमिलियरिटी हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रहना सहना, सोचने का ढंग, उनके आइडियाज, तो इससे आपका ब्रिटिश प्रेस्टीज पे आपका दाग लगेगा, क्योंकि वाइट्स हैं सब। आपके अमेरिकाज में भी ब्रिटिश का रूल था अभी, तो वहां पे अगर देखेंगे इंडियंस कि यहाँ तो ऐसे ट्रीट किया जाता है, ऐसा आपका रहना सहना है और हमें कितना बुरी तरह से रखा जाता है, तो ऑब्वियसली यहां से एजिटेशन बढ़ेगा और वो इंडिया पहुंचेगा। स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है, क्योंकि वो डरते थे सोशलिस्ट आइडियाज से। कैपिटलिज्म था ब्रिटेन में, तो अगर सोशलिस्ट इंडिया वालों को पता चल गया तो वो भी प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे इंडिया में, जो कैपिटलिस्ट क्लास या कैपिटलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सब कारणों से आपका कनाडा में इमिग्रेशन पे रोक लगाया गया और उसके चलते कोमागातामारू जो इंसिडेंस है वो हुआ था। सो दैट वाज द क्वेश्चंस फॉर टुडे। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्वेश्चन सही लगे। प्लीज डू वॉच द क्वेश्चन टेस्ट नंबर 1 to 9 ऑल्सो। ये टेस्ट नंबर 10 था। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज वॉच अदर वीडियोज एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।